बच्चे आप सबके लिए दो खबर, एक खुशखबरी एक बुरी खबर। ये बताओ कौन से सुनोगे? भैया पहले बुरी खबर सुना दो यार, फिर खुशखबरी सुना देना। खुशखबरी सुनाकर खुश कर देना। चलो पहले बुरी खबर ये है कि प्री बोर्ड आपका ओवर हो चुका है। बोर्ड का एग्जाम पास है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। भैया ये गाना गाने मन कर रहा है। क्या क्यों दर्द दे रहे हो भैया, एक बात बताओ। क्यों याद दिला रहे हो बार बार? बच्चे एक बात बताओ, मेरे याद दिलाने या ना दिलाने से क्या फर्क पड़ता है? बोर्ड का एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। बताओ, देना पड़ेगा ना। तो क्यों ना उसकी तैयारी हम अच्छे से कर लें। तो लेकिन भैया एक बात बताओ, एक और चीज आप बता रहे थे, खुशखबरी खुशखबरी, वो भी बता दो। खुशखबरी ये है बच्चे, प्री बोर्ड अपने आप में बोर्ड की परछाई होती है। इसका मतलब ये है कि प्री बोर्ड में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है और जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, वही लेवल और उसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। तो जिन बच्चों ने पेपर को फर्रा बना के उड़ा दिया, भैया जेरोक्स के दुकान में जाओ, दोस्त यार से पेपर मांगो और जीरोक्स करवा के लाओ। क्योंकि प्री बोर्ड खत्म हो चुका है। और प्री बोर्ड खत्म होने के बाद अब करना क्या है वो मैं बताता हूँ। प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेकर एनालाइज करो कि मेरा प्री बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन छूटा, कितने मार्क्स का छूटा, कौन सा चैप्टर वीक है, कहाँ पे छूटा। एक दूसरा काम ये करो कि प्री बोर्ड का सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर शुरुआत से अंत तक घर पे बैठ के सॉल्व करो। ठीक है ना? और भैया आता तो फिर वीडियो देखने क्यों आता? तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना भाई, आज लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है ना? बहुत तगड़ा माल लेकर आया हूँ भाई, बहुत खतरनाक वाला चीज। ठीक है, वो है क्या? है ये कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10, क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ्स प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो 2024 में हुआ था। और वो भी मॉर्निंग शिफ्ट वाला। ये मॉर्निंग शिफ्ट क्या है भैया, मैं बताता हूँ बच्चे। थोड़ा सा इस चीज को लेकर क्लियर कर लो सारे बच्चे। और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस चीज को लेकर क्लियर करना। क्या ये है कि देखो, सीबीएसई तीन अलग अलग जगह के लिए अलग अलग पेपर बनाती है। अलग अलग जगह मतलब एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। अरे नहीं यार, देखो, सीबीएसई दिल्ली को लेकर अलग पेपर बनाती है, ऑल इंडिया को लेकर अलग पेपर बनाती है। ठीक। और फॉरेन में जहां जहां सीबीएसई बोर्ड चलती है उसके लिए अलग पेपर बनाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दिल्ली में जो स्कूल है वो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में भी चलता है। इसीलिए दिल्ली के अंदर सीबीएसई दो पेपर बनाती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के लिए अलग, इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए अलग। ठीक है। और साथ में आपको पता है कि मैथ्स को अब अलग अलग टुकड़े में बांट दिया गया है। भाई साहब यहाँ पे भी बंटवारा करने से नहीं चुके। ठीक है। अंग्रेजों ने देश का बंटवारा किया, सीबीएसई वालों ने यहाँ मैथ का बंटवारा कर दिया, स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक मैथ। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे दो मैथ्स का पेपर होता है, एक स्टैंडर्ड मैथ्स का और दूसरा बेसिक मैथ्स का। तो ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग के शिफ्ट में दिल्ली के अंदर दो पेपर हुए थे, एक स्टैंडर्ड मैथ्स के, एक बेसिक मैथ्स के। और इवनिंग शिफ्ट में दिल्ली के अंदर दो पेपर वापस हुए थे, एक स्टैंडर्ड मैथ्स के और बेसिक मैथ्स के, और दोनों क्वेश्चन पेपर अलग अलग थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली उस क्वेश्चन पेपर की जो 2024 में मॉर्निंग शिफ्ट में दिल्ली के अंदर हुआ था। क्लियर है ये बातें? अच्छे से एक एक बात साफ हो गई। तो भैया बाकी शिफ्ट के पेपर नहीं लाओगे? लाऊंगा। इवनिंग शिफ्ट के भी स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन लाऊंगा। बेसिक, मॉर्निंग शिफ्ट, बेसिक, इवनिंग शिफ्ट, सब सारे पेपर का एक एक करके सॉल्यूशन लाऊंगा और डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना? इस टाइप से, ताकि आपको पता चल सके कि बोर्ड में मुझे कैसे लिखना है। आपको ये सॉल्यूशन, ये पूरा वीडियो देखना, देखने की क्या जरूरत है? एक होता है ना कि मुझे इस वीडियो को देखने की क्या जरूरत है। अगर मैं सारा क्वेश्चन घर पे खुद कर लेता हूँ, मैंने घर पे आया, एनालाइज किया और क्वेश्चन एक एक करके ट्राई किया। हाँ भाई, ट्राई किया होगा, बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर में मुझे किस तरीके से करना है, कौन सी गलती पेपर में नहीं करनी, ये पता चल सके। और एक सीक्रेट बताता हूँ, किसी को बताना मत, पड़ोसियों को भी पता ना चले। सीक्रेट ये है कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि प्री बोर्ड का क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट कर जाता है। बात समझ में आ रही है? बहुत बार मैंने क्या देखा है, प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन है ना, जैसे का तैसा वैसे ही रिपीट कर जाता है। ये किसी को मत बताना, बस चुपचाप बना लो। चलो।
और दोस्तों के साथ भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी करना है ना, घंटा जरूर दबाना और दोस्तों के साथ शेयर करो। अब बात करते हैं आगे। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि पहला पेज का आता है भैया। आज तक जिंदगी में तुमने जनरल इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़ा होगा। कितने बच्चे हैं जो पेपर देने से पहले एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े होंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यार, सच्ची सच्ची बताना, सबको अपनी अपनी पड़ोस वाली भाभी कसम। ठीक है ना, सच्ची सच्ची कमेंट करके बताना। चलो फिलहाल मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो कि भैया आप सबको पता है कि जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। साला जबरदस्ती 3 घंटा लिख रहा है, बच्चों के साथ चीटिंग कर रहा है। लिखना चाहिए था 2 घंटा 45 मिनट, 15 मिनट तो तुम ऐसे ही खा जाते हो। बताओ यार, मजाक चल रहा है यहाँ पे, बच्चों को 3 घंटा का गोली दे रहे हो यार। अच्छा बताओ, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है वो सुनो, एक एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो देम। जो भी लिखा हुआ है उसको ढंग से पढ़ डालो और उसको पेपर में फॉलो करना है भाई, है ना। पहला, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। भैया इस पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन भैया इतना ही घंटा में निपटा देना है। ठीक, आगे पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, सेक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई। सेक्शन में टोटल मतलब पेपर में टोटल 5 सेक्शन है जो सुंदर सुंदर कन्याओं के नाम पे रखा गया है। ए फॉर अंकिता, बी फॉर बबीता, सी फॉर चंपा, डी फॉर डॉली, ई फॉर, भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आगे क्या बोल रहा है, इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 19 and 20 आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। सिंपल सी बात, सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन है जिसमें 1 से लेके 18 तक एमसीक्यू है, 19 और 20 नंबर असर्शन रीजन है। ठीक है, अच्छा इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 20, कहाँ चले गए, बी तो पढ़े ही नहीं। अच्छा अच्छा, वापस आते देखो। इन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। भैया सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक, और सब पे भैया 2 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, कितना नंबर, 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 to 31 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में भैया क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 31 तक है, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 31 तक सेक्शन सी में आता है, और हर एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेगा, है ना। आगे क्या बोला, इन सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 32 to 35 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में भैया 32वां 33वां 34वां 35वां 32 से 35 नंबर तक क्वेश्चन आता है जिसमें हर एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर। बड़े अमीर नंबर है भैया, बहुत सारे अमीर वाले नंबर है। ठीक है ना, ये अमीरों वाली बिरादरी वाला नंबर है भाई। आराम से झोली के अंदर, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ। चल इधर, अब इधर देखो, इधर इधर इधर, बताना नहीं बस किसी को। इन सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 36 to 38 आर केस बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इनटू 2 मार्क्स क्वेश्चन इन ईच केस स्टडी। भैया सिंपल सी बात, 36 नंबर से 38 नंबर तक लंबा लंबा पैराग्राफ दिया जाएगा। लंबा लंबा चूल वाला गाना सुने हो ना, है वैसे लंबा लंबा पैराग्राफ मिलेगा, उसको पढ़ना है ध्यान से। जैसे गनवा देखे थे ना ध्यान से, वैसे पढ़ना है ध्यान से, ताकि आपको केस स्टडी का मतलब समझ आए। और जब समझ में आ जाएगा फिर उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेना। और उसके अंदर सब सेक्शन हुआ तो हर सब सेक्शन पे 2 नंबर। ठीक है ना, 4 मार्क्स है तो 2 ही सब सेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला, आगे 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 कहाँ है भैया, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, however an internal choice has been provided in 2 questions in section B comma 2 question in section C comma 2 question in section D and 3 question in section E। अरे भैया सिंपल सी बात है, आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान से सुनना, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। भैया चॉइस ही नहीं है तो काहे लिख रहे हो, बंद कर देते। ठीक है, चलो लिखा है तो पढ़ लेते हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। However, an internal choice has been provided in
टू क्वेश्चंस, मतलब आपको चॉइस दिया गया है दो क्वेश्चंस में। सेक्शन बी के अंदर दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपके पास चॉइस होगा कि पहला करना है या दूसरा हो। समझ में आ गया ना? पहले वाले को तलाक देना है या दूसरे वाले को। ठीक। अच्छा, सेक्शन सी में दो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, किसको कबूल करना है किसको तलाक देना है वो तुम डिसाइड कर लेना। सेक्शन डी में दो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे भी सेम कबूल तलाक करना है। और सेक्शन ई में तीन क्वेश्चन है। ठीक। फिलहाल आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़े क्या? ड्रॉ नीट फिगर वेयर एवर रिक्वायर्ड, कॉमा टेक पाई इक्वल टू 22/7 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड। कह रहा है भैया जहां जहां जरूरत है साफ साफ आकृति बनाए, साफ साफ फिगर बनाए। समझ रहे हो? फिगर ही बनाना है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसका। और साथ में जहां जहां पाई बराबर बोले वहां 22/7 लिख देना, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो। अच्छा, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। आजकल कहाँ कैलकुलेटर यूज करते हैं लोग? मोबाइल में कैलकुलेटर होता है। घड़िया वाला मोबाइल में चेक करके भेजिएगा बच्चे को, नहीं तो वहीं छेड़छाड़ कर रहे होंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, ये टीचर के लिए होना चाहिए था, इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए दे दिया, बताओ यार। चलो फिलहाल कोई नहीं, हम क्वेश्चन करते हैं। आइए साहब, सेक्शन ए को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सेक्शन ए का पहला नंबर क्वेश्चन। सेक्शन ए का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? A cylinder, comma, a cone and a hemisphere have same base and same height। देखो, एक सिलेंडर है भाई साहब, तो सबसे पहले एक सिलेंडर बनाते हैं यार। सिलेंडर कुछ ऐसा होता है ना। एक कोन बनाते हैं यार, एक कोन कुछ ऐसा होता है ना। और एक हेमिस्फीयर बनाते हैं यार, हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है। बोल रहा है तीनों का जो बेस है ना वो सेम है। तो सिलेंडर का बेस ये हो गया, कोन का बेस ये हो गया। और अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर को थोड़ा उल्टा बना दो, उल्टा हेमिस्फीयर। क्या बना दो? उल्टा हेमिस्फीयर बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने? अब उल्टा हेमिस्फीयर बना दिया। और ये जो तीनों बनाया, तीनों का बेस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम है तो रेडियस भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो सबका रेडियस को हमने क्या मान लिया? आर। रेडियस को क्या मान लिया? अरे रेडियस को क्या मान लिया? आर। आगे बोला केवल बेस ही सेम नहीं है, उनकी हाइट भी सेम है। देखो, एंड सेम हाइट, हाइट भी क्या है? सेम है। तो हाइट को मान लेते हैं एच। हाइट को क्या मान लेते हैं? एच। मतलब क्या है? मतलब ये है, ध्यान से सुनना। मतलब ये है, वो सुनो, हाइट का मतलब क्या है वो सुनो। अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। अगर ये कोन है तो कोन में यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। और अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये सेंटर है। ठीक है ना? क्योंकि नीचे वाला बेस जो है वो सर्कल के शेप में है, तो ये सेंटर, सेंटर से ये पूरा लाइन क्या कहलाएगा? हाइट। और आपको पता है एक बात, जो हेमिस्फीयर है उसमें यही वाली पार्ट अपने आप में रेडियस भी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेडियस। इनडायरेक्टली सामने वाला ये कहना चाहता है कि रेडियस और हाइट बराबर है। क्लियर है ये बात है? कहीं पे भी ये लाइन नहीं लिखा था कि रेडियस और हाइट बराबर है, लेकिन सामने वाले ने ये कहा तीनों की हाइट बराबर है। और हेमिस्फीयर में ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस, और यही हेमिस्फीयर में हाइट होता है। तो रेडियस ही हाइट है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब आर बराबर एच। क्लियर है ये बात? ये क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना। आगे बोला द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। यहाँ पे जो तीनों फिगर बने हैं, इन तीनों फिगर के वॉल्यूम का क्या निकाल लो? वॉल्यूम का क्या निकाल लो? रेशियो। अच्छा, कौन का वॉल्यूम क्या होता है? एक एक लाइन, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, है ना? हम नंबर भी देते जाते हैं, नंबर भी। ये पहला नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। कौन का वॉल्यूम क्या होता है? ओ, ओ भाई, माइक गिरा क्या? देखो तो, वीडियो चल रहा है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है? पक्का? हम्म। तो यार, कहीं टूटा तो नहीं? कोई नहीं यार, बच्चों, क्या करें, दिल में बड़ा चोट लगा यार। कोई नहीं, लाइफ में ऐसी ऐसी बातें होते रहती हैं। खराब तो नहीं हुआ? चलो कोई नहीं।
चलो कोई नहीं बच्चे, वापस हम लोग वहीं पे आते हैं ना। कोई नहीं यार, आप बैठ जाओ अपनी जगह पे, वहीं पे बैठ जाओ चेयर पे। कोई बात नहीं, जिंदगी में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, क्या कर सकते हैं। बस यही दुख है कि तुम सब्सक्राइब नहीं करते, और कर लिया करो। थोड़ा दिल में चोट लगता है, बताओ यार। अब सुनो, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्यार बहुत है यार मेरे लिए। फिलहाल अब तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है जल्दी से बताओ। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। H2, H2 का मतलब रेशियो होता है। अच्छा कौन है, अगला क्या है, कौन, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। H2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, अगला क्या है, अगला क्या है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब हमें पता है कि आर किसके बराबर था, आर किसके बराबर है, एच के, मतलब एच आर के बराबर है। तो एच आर के बराबर है, तो जहां जहां एच है वहां वहां आर पुट कर दो, देखो इधर। और साथ में काटते भी जाएंगे, देखो यहाँ से पाई खत्म, पाई खत्म, पाई खत्म, ठीक है ना। यहाँ से आर स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर खत्म, आर क्यूब है, तो आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा, क्या बचा भाई, आर ही बचा ना, आर ही बचा ना। चलो अब देखो, यहाँ पे क्या है, एच है इस टू, यहाँ पे 1/3, ठीक, एच इज 2, और यहाँ पे 2/3 आर, 2/3 आर। एक और काम करते हैं, एच किसके बराबर था, आर के, तो एच की जगह आर 1/3, एच की जगह आर 2/3, एच की जगह आर से आर तीनों में खत्म, कितने बार में, 1 बार में। तो 1:2, 1/3 2/3। अब भाई नीचे कभी भी जब रेशियो में लिख रहे होते तो डिवाइड में कभी नहीं छोड़ते। अगर दोनों के नीचे 3 है, यहाँ नहीं है, तो इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 3 1 जा 3 इस टू, फिर 1, फिर इस टू, फिर 2। फिर भैया ये 3 लिखने की जरूरत नहीं, नहीं ये 3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनडायरेक्टली रेशियो कितना हो गया, 3:1:2। कहीं है क्या ऑप्शन में, देखो ये हमारा आंसर है ना, कहीं देखो आंसर। हाँ भैया, 3:1:2, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बंदों ने ऑप्शन सी पे टिक लगाया है, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे टिक लगाया वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं, इफ सम ऑफ 10th एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 128। देखो 10th और 18th सम टर्म का सम दे रखा है, 10th और 18th टर्म। 10th टर्म मतलब A10, और 18 मतलब A18, और इन दोनों का सम कितना है, 128, 128, 128। इसका कलर रेड करो, इसका कलर व्हाइट करो। अच्छा A10 को क्या लिखते हैं, A+90, प्लस का प्लस, A18 को क्या लिखते हैं, A+17D, इक्वल टू 128, इक्वल टू 128। अच्छा A+A 2A, प्लस का प्लस, 90 + 17D कितना हो गया, 90 + 17D, ये हो गया 26D, यही होगा ना, इक्वल टू 128। अच्छा दो के टेबल में दो भी आता है, 26 भी आता है, टू कॉमन, टू यहाँ से चला गया तो अंदर ए बचा, प्लस यहाँ से दो के टेबल में 26 कितने बार में, 13 बार में, डी का डी, इक्वल टू 128। अच्छा यहाँ से दो से डायरेक्ट कटता है 128 कितने बार में, 64 बार में। तो A+13D, A+13D इक्वल टू कितना आ गया, 64। और शायद A+13D को A14 कहते हैं, A14 को ही लिखते हैं ना A+13D, तो A14 को A+13D बोलो, या A+13D को A14 बोलो, बात तो एक ही है, इक्वल टू 64, इक्वल टू 64। अब देखो तो क्वेश्चन में क्या निकालने को कहा था, क्वेश्चन में क्या बोला था, देन द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज, भैया 14th टर्म तो हमने निकाल रखा है, कितना है, 64। तो कहीं है क्या 64 हमारे पास, हाँ जी कहीं है 64, बताओ बताओ बताओ, 64 हाँ ए में है, कोई दिक्कत है क्या, मतलब सेकंड का ए सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर। सबसे पहले ये समझो, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, ध्यान से सुनना, एक एक लाइन को, एक एक बेसिक को क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, मैं हूं ना। सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से
डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये हमने इवन नंबर लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, इवन नंबर। अब क्वेश्चन में ये तो समझ में आ गया कि आपको इवन नंबर की बात हो रही है और इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर समझ में आ गया। अब फिर से वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। अच्छा एक बात बताओ, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर कौन है? अच्छा भैया, 1 डिजिट तो 1 से लेकर 9 तक होता है, 2 डिजिट 10 से लेकर 99 तक होता है, 3 डिजिट 100 से लेकर 999 तक होता है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, और साथ में इवन भी होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर 10 है। तो एक तो पता चल गया कि 10 की बात हो रही है। ठीक, अगला क्या बोला, एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर, और सबसे बड़ा 1 डिजिट इवन नंबर कौन है? 1 डिजिट इवन नंबर, सबसे बड़ा 1 डिजिट इवन नंबर 8 है। तो इनडायरेक्टली 8 और 10 की बात हो रही है। और किस चीज की बात कर रहा है भाई, किस चीज की? एचसीएफ की, एचसीएफ की, मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, 8 का और किसका, 10 का। ठीक है, एचसीएफ पूछ रहा है 8 और 10 का। तो 8 और 10 का आपको एचसीएफ निकालने आता है क्या? सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टर करो, 2 इंटू 2 और 10 का प्राइम फैक्टर सबको पता है, 2 इंटू 5। अच्छा, दोनों में कॉमन कौन है? 2, और जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो अगर कोई मुझसे एचसीएफ पूछे 8 और 10 का, तो हम क्या बोलेंगे, 2। आज आप, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। तो कितना है आंसर, 2। तो कहीं है क्या 2? हाँ, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। लेकिन एक बात बताऊं आपको, आज तो क्वेश्चन स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर पूछ रहे हैं, कल कुछ भी पूछ सकता है। कल पूछ सकता है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कल जाके आपसे पूछ सकता है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? तो आपको ये ये जो क्वेश्चन है आपसे तभी होंगे जब आपका बेसिक अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? आपको नंबर की अच्छी से नॉलेज होगी। अगर आपके पास नंबर की अच्छी नॉलेज नहीं है, तो प्लेलिस्ट में रियल नंबर का वीडियो पड़ा है भैया, जाओ प्लेलिस्ट चेकआउट करो और रियल नंबर का पूरा वीडियो देखो। ठीक है, ताकि वहां से नंबर की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाए। और जो चैप्टर 1 5 से 6 नंबर का रखता है वेटेज, वो 5 से 6 नंबर आपकी झोली में गिर जाए। ठीक है ना? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इफ द पैरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात तो इतना ही समझ में आ गया, इतना पढ़ने से पहले, कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल की बात करेंगे। और हम सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में सुन रखे हैं कुछ, क्या सुन रखा है वो सुनाते हैं। कि एक सर्कल होता है, सर्कल में ये सेंटर होता है, सेंटर से ये रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है, और ये वाला जो पार्ट कवर हुआ ना रेडियस और आर्क से, ये रेडियस, ये रेडियस और ये आर्क, रेडियस और आर्क से जो पार्ट कवर होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला उस पर वापस चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द पैरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल के सेक्टर का पैरीमीटर की बात कर रहे हैं, सर्कल के सेक्टर का पैरीमीटर। अब पैरीमीटर का मतलब एक ही चीज होता है, बाउंड्री लाइन पे चक्कर काटना। अगर कल जाके किसी ने ऐसा दे दिया ना, 2 1 2 1 और बोला इसका पैरीमीटर निकालो, आपको कुछ नहीं करना, बाउंड्री लाइन पे चक्कर काटना है। देखो 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, बाउंड्री लाइन पे चक्कर काट लिया। मतलब और कितने मीटर का चक्कर काटा, 6 का, 6 का चक्कर काटा ना, तो इसका पैरीमीटर 6 का हो गया। बात समझ में आ गया? उसी तरह अगर इसका पैरीमीटर पूछा है तो बाउंड्री लाइन पे चक्कर काटो। तो ये देखो पैरीमीटर, देखो पैरीमीटर की बात हो रही है, ये रेडियस और ये रेडियस, तो आर प्लस आर कितना आर, अरे पैरीमीटर में आर प्लस आर, पहला वर्ड आर प्लस आर, कितना हुआ आर, बोल लो यार, 2 आर, कितना आर, 2 आर। ठीक, और ये सेक्टर में ये वाला कहलाता है आर, क्या कहलाता है, आर्क बोलो या लेंथ ऑफ आर्क, बात एक ही है। तो मैंने क्या कहा था, पैरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री लाइन पे चक्कर काटना। तो ये रेडियस आर प्लस आर, 2 आर प्लस ये वाला लेंथ ऑफ आर, क्या पूरा चक्कर काट लिया, चक्कर काट लिया, मतलब ये पैरीमीटर हो गया। तो प्लस में लिख लो लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है ना? यहां तक गाड़ी पहुंच गई, यहां तक बातें पहुंच गई, बोलो 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 बोलो, यहां तक कोई डाउट्स नहीं है ना? अब थोड़ा आगे चलते, सॉरी पीछे चलते हैं, है ना? अब क्या बोला, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द पैरीमीटर ऑफ ए सर्कल
यहां तक बोला, वहां तक हमने काम कर दिया। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यहां तक काम कर दिया, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से सुनना, सर्कल का रेडियस कितने का है? 8 सेंटीमीटर का। सर्कल का रेडियस कितने का है? 8 सेंटीमीटर का। आगे बोला इज 43 सेंटीमीटर, मतलब इनडायरेक्टली 43 सेंटीमीटर आपको पेरीमीटर दे रखा है। देखो रेडियस 8 का है, पेरीमीटर 43 का है। आगे बोला देन एरिया ऑफ सेक्टर इज, और आपको सेक्टर का एरिया पूछा है। अब देखो ध्यान से सुनना, रेडियस कितने का है? 8 का। और ये जो पेरीमीटर हमने इधर लिखा है, ये जो पेरीमीटर इधर लिखा है, ये पेरीमीटर अपने आप में कितने का है? पेरीमीटर कितने का है वापस देख लेते हैं, देख लेते हैं। 43 का है भाई, 43 का है, 43 का है, 43 का है। पेरीमीटर हो गया 43। अच्छा 2r जहां का तहां, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला गलती से पढ़ लिया था, पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री, है ना। अच्छा 43 सॉरी 43 इक्वल टू 2 और आर के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू 8, आर की जगह 8। देखो यार, मैं यहाँ पे डिटेल्ड में सॉल्यूशन क्यों बात कर रहा हूँ, मैं चाहता तो तेजी में लगा के निकल जाता, समझ में आ रहा है, ताकि आपका कैलकुलेशन अप्रोच सही हो सके, ठीक है ना। इसीलिए मैं एक एक चीज बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपका कैलकुलेशन अप्रोच समझ आ सके कि चीजें हो कैसे रही है, चल कैसे रही है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो वो डिपेंड है कि आप इसमें से कौन सा स्टेप काट छाट करना चाहते हो, कितना फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो, करते रहो। ठीक, फिलहाल पाई आर, पाई आर रहने दिया भैया, आर की वैल्यू यहाँ नहीं रखोगे, नहीं, थीटा अपॉन 180 डिग्री, रुक जाना अभी, कुछ नहीं, 43। अच्छा 2 गुने 8 कितना होता है? 16, प्लस 16 इक्वल टू उधर गया तो -16 इक्वल टू पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री, है ना। अच्छा एक बात बताओ, तो पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री, यही है क्या? यही है क्या? पेन सही चल रहा है, हाँ ठीक है। पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू 43 में 16 गया तो कितना आया भाई? कितना आया? 27। ठीक। हमें क्या पूछा था? एरिया ऑफ सेक्टर। हमें क्या पूछा था? एरिया ऑफ सेक्टर। भैया यही पूछा था पक्का? हाँ रे यही पूछा था। कैसे पता? देख ले यार, देखो, देन एरिया ऑफ सेक्टर इज, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जन जन को पता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना कैसे तोड़ रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर को तोड़ दिया, आर इंटू आर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 को लिखा थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू 1/2, कोई दिक्कत? थीटा इंटू 1, थीटा अपॉन अपॉन, देखो ना, थीटा इंटू 1, थीटा अपॉन अपॉन का अपॉन 180 डिग्री इंटू 2, 360 डिग्री, ठीक। अच्छा एक साथ करता हूँ, मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे कर ही सकते हैं। तो देखो पाई आर इंटू में थीटा अपॉन 180 डिग्री, थीटा अपॉन 180 डिग्री लिख दिया एक साथ। अच्छा इंटू आर इंटू 1/2, 1/2। अब ये बताओ, इसकी वैल्यू कुछ पढ़ा है तुमने, कुछ लाया था अभी तुमने? पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री कितना लाया? 27। तो इसके जगह पे रख दिया 27 इंटू इंटू आर की वैल्यू कितनी थी? 8, आर की जगह 8 इंटू 1/2, 1/2, 2 से 8 कटा कितने बार में भाई? 4 बार में। और 27 गुने 4, 27 गुने 4, तो कितना होता है? 4 गुने कितना हो गया? 7 चौक 28 का, 8 बचा हाथ में, तो 4 दूनी 8 और 2 10, मतलब 108, 108 यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर, एरिया निकाल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन में है? देखते हैं, देखते हैं। देखो 172, 86, 344, 473 है, ऑप्शन भी नहीं है भाई। फिर सीबीएसई ने इसका ऑप्शन गलत दिया है। अरे हाँ भाई, सही दिया है, सही दिया है, सही दिया है, मतलब सही मैंने किया है, ठीक है ना। सीबीएसई ने ऑप्शन गलत दिया है। कैसे भैया, कैसे कैसे? देखो यहाँ पे इंग्लिश वाले में एक कितना दे रखा है? 172, और हिंदी वाले में ए नंबर दे रखा है 108, ठीक है ना। तो ये गलत है भाई इंग्लिश में, हिंदी में आपका सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हिंदी में ऑप्शन सही था, इंग्लिश में गलत था। हाँ भैया सीबीएसई वाले बताओ, काहे बच्चे को परेशान कर रहे हो? दुख दर्द दे करके तसल्ली ना मिली, कितना कष्ट दे रहे हो ऑप्शन गलत देकर, बताओ। ठीक, चलो फिलहाल अब चलिए
हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम मरहम लगाते हैं आपके दुख दर्द पे सॉल्यूशन देकर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो सुनो। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर, देखो ये जो 4,5 है ना, वो अपने आप में सेंटर है, ठीक है ना। विथ सेंटर 4,5 आर 3,y एंड x,8, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। इफ द डायमीटर ऑफ बोथ एंड्स ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, गलत पढ़ दिया, कट जा रे छोरे। क्वेश्चन की फिर से पढ़ते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, देखो सर्कल के दोनों एंड की बात हो रही है, सर्कल के दोनों एंड की बात हो रही है। ये मिटवा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, ये सब तो हो ही चुका है, हटा देते हैं ना, बार बार इतना आगे बढ़ना पड़ता है मुझे, है। मिटा रहा हूँ, ठीक है इसे, ठीक। चलो, तो यहीं पे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो यहीं पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो एक सर्कल है, सर्कल के एंड की बात हो रही है, सर्कल के डायमीटर के एंड की बात हो रही है, तो सर्कल के डायमीटर का एंड ले लिया। अब क्या बोल रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ एंड्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के दोनों एंड्स की बात हो रही है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर हो, मतलब जिस सर्कल की बात हो रही है, ठीक है, जिस सर्कल की बात हो रही है उसका सेंटर दे रखा है। सेंटर कितना दे रखा है, सेंटर 4, विथ सेंटर 4,5। अच्छा, आर 3,y एंड x,8, मतलब जो ये दोनों एंड है ना, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ठीक है ना, ये वाला एंड अपने आप में 3,y है, और ये वाला एंड जो है ना, ये वाला एंड, ये अपने आप में कितना है, x,8, ठीक है ना, ये दे रखा है। और आपको क्या बोला, आपको बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज, तो बोल रहा है x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, पहले x और y निकाल लो, फिर माइनस माइनस कर लेंगे। देखो एक सिंपल सी बात, ये सेंटर है, सेंटर से ये वाला रेडियस, तो सेंटर से ये वाला भी रेडियस, और दोनों रेडियस की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। अगर दोनों रेडियस की लेंथ बराबर है तो इनडायरेक्टली ओ जो है वो इसका और इसका क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो सुनो। इसको इसको जोड़ो, कोने वाले को जोड़ो, कोने वाले को जोड़ो, कोने में कौन है, ये 3, यहाँ एक्स, और इसको 2 से डिवाइड दो, और ये किसके बराबर होगा, बीच वाले के। ये किसके बराबर होगा, बीच वाले के। बीच वाले में क्या है, 4। अब देखो 3 प्लस एक्स बराबर, 2 डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में 2 गुने 4 कितना हो गया, 8। अच्छा प्लस 3 इधर गया, -3, 8 में माइनस कर दो 3 तो कितना आ गया, एक्स बराबर 5। उसी तरह, उसी तरह ये बताओ, फिर से y वाले को जोड़ते हैं, y वाले को, ये y और ये साइड में 8 है, तो y प्लस 8, और साइड वाले को जोड़कर किसे डिवाइड मारना है, 2 से। और ये किसके बराबर होगा, बीच वाले के, बीच में कौन है, 5। हाँ ध्यान रखना, बीच वाला जब बोलता हूँ ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट, जब एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ू तो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जोड़ू तो वाई के बराबर। अच्छा वाई प्लस 8 रहने दिया, इक्वल टू 2 डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में 2 गुने 5 कितना हो गया, 10, प्लस 8 उधर गया, 10 माइनस 8, 10 में 8 गया तो 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और हमें क्या बोला है, एक्स माइनस वाई, एक्स में किसको माइनस करो, वाई को। एक्स कितनी है, 5, एक्स की जगह 5, माइनस का माइनस, वाई कितना है, 2, वाई की जगह 2। अब 5 में 2 गया तो कितना आया, 3। कहीं है क्या ऑप्शन में, कहीं है क्या ऑप्शन में, 3 3 3 3 3 3 3, हाँ जी, ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या बोला, नेहा हैज 160 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक, नेहा के पास 160 सेंटीमीटर लंबा स्टिक है, ठीक है ना, 160 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक है, ठीक। आगे क्या बोला, एंड निखिल हैज 280 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक, और निखिल के पास 280 सेंटीमीटर लंबा स्टिक है। दे बोथ कट द स्टिक इनटू पीसेज, और दोनों जो है, मान के चलो कि नेहा के पास जो स्टिक है 160 सेंटीमीटर का, वो इतना लंबा है, ठीक है। और निखिल के पास जो है स्टिक, वो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, हाँ। और
निखिल के पास जो है वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, ये 280 सेंटीमीटर का है। 280 280 सेंटीमीटर का है। अब दोनों जो है ना वो इसको पीसेस पीसेस टुकड़े टुकड़े में बांटना चालू करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है, ठीक है, सच दैट ऑल पीसेज आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब जो क्या नाम है, सुंदर सी कन्या कौन है, नेहा। नेहा और निखिल दोनों जो ये छोटे छोटे पीसेज निकाल रहे हैं ना, छोटे छोटे पीसेज, इस पीसेज की लेंथ भी बराबर है। मतलब ये वाली पार्टी इसके बराबर, ये वाली पार्टी इसके बराबर, और जितने पीस निकलते जाएंगे सब एक दूसरे के बराबर है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो बोल रहा है कि हर एक पीस जो यहां से यहां तक निखिल ने और नेहा ने काट कर निकाला, ये वाला जो पीस काटा है और ये वाला पीस काटा है जो बराबर है, इनकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। कितनी मैक्सिमम लेंथ काटे कि दोनों पीसेज की लेंथ बराबर हो और दोनों बराबर, ठीक है, दोनों बराबर लेंथ की पीसेज काट सके। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। तो अब क्या होगा, कितने का लेंथ होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है। ये इट्स अ, जो ये क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपसे मैक्सिमम लेंथ पूछे, जब भी मैक्सिमम पूछे, तो मैक्सिमम में हमेशा एक ही चीज करते हैं, वो है एचसीएफ निकालते हैं। मिनिमम में एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन बाद में कभी देख लेंगे। डिटेल का मतलब क्यों मैक्सिमम निकालते हैं, क्यों मिनिमम निकालते हैं, वो उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर अभी जानना है तो भैया फिर से बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, जाके देख लो। ठीक है, अब मैक्सिमम लेंथ निकालना है, तो मैक्सिमम मतलब आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जब भी बोले तो एचसीएफ और मिनिमम बोले तो एलसीएम। तो अब ये देखो 160 और 240 का क्या कहते हैं, एचसीएफ कितना होगा। तो बेसिक तरीका आता है ना, प्राइम फैक्टर करके एचसीएफ निकाला। एक और दूसरा तरीका सिखाता हूँ। जब भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो, तो इन चारों में से सबसे पहले बड़े नंबर से इसको डिवाइड मारो और फिर इसको देखो, अगर इस बड़े नंबर से ये दोनों डिविजिबल हो गए तो यही उसका एचसीएफ होगा। अगर नहीं है तो उससे छोटे वाले पे जाओ, उससे नहीं है तो उससे छोटे वाले पे जाओ, उससे नहीं है तो उससे छोटे वाले पे। तो इनडायरेक्टली 80 से 80 के टेबल में 160 आता है, लेकिन 280 नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक, 56 के टेबल में तो आता ही नहीं, भूल जाओ। 40 के टेबल में 160 भी आता है, 80 भी आता है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन है, सही ऑप्शन कौन है, 40। 40 से दोनों नंबर डिविजिबल है, मतलब 40 जो है वो इन दोनों का एचसीएफ है, और यही मैक्सिमम लेंथ है। क्लियर है ये बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 4x माइनस 2y इक्वल टू एक्स। अब सिंपल सी बात, इसके पैरेलल बोल रहा है। इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा बात कर रहा है, 7। अच्छा, इक्वेशन दे रखा है 4x माइनस 2y इक्वल टू 8। अब पैरेलल बोला है, पैरेलल का कंडीशन पता है, पैरेलल का कंडीशन सिंपल होता है, सिंपल। कहाँ लिख दो, ऊपर लिख दो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अरे इनडायरेक्टली बोलूं तो पैरेलल जब भी बोले ना, x और y के कोफिशिएंट का डबल कर देना। ठीक है, क्या कर देना, डबल। लेकिन जो ये कांस्टेंट है ना, इसका कोफिशिएंट का डबल नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा, डबल के अलावा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन डबल नहीं होना चाहिए। जैसे 4x का डबल क्या होता है, 8x। 2y का डबल 4y, लेकिन 8 का डबल नहीं होना चाहिए। 8 के अलावा, मतलब 8 का डबल 16 होता है, तो 16 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर हो चलेगा। ठीक है, अब देख लो, कहीं है क्या 8x माइनस 4y। 8x, एक ऑप्शन यहाँ है 8x माइनस 4y, और एक ऑप्शन यहाँ है, मतलब सी और बी में। लेकिन बी वाले ऑप्शन में 8 का डबल 16 है, तो ये नहीं है। 8x माइनस 4y इक्वल टू, यहाँ 8 है, उसका डबल यहाँ 16 नहीं है, ये बल्कि 7 है, तो यही ऑप्शन होगा पैरेलल का। अब इसका कंडीशन चेक कर लो, तुम्हें इसी कंडीशन पे सेट मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0,0 6,0 एंड 8,0 ईच। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या पूछ रहा है, पैरामीटर पूछ रहा है, और आपको ट्राइंगल का वर्टेक्स दे रखा है ना। तो इस चीज को अच्छे से सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ, सबसे पहले एक सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, हमने ट्राइंगल बना दिया। अब इस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट है 0,0 6,0 और 0,8 बना दिया। अब इसका सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालो। और डिस्टेंस फार्मूला यूज करने का तरीका आपको पता है ना, कैसे यूज करते हैं। इसमें इसको घटाओ, किसी इसमें भी इसको घटा सकते हो, इट्स योर चॉइस। 6 में 0 को घटाओ तो कितना आया, 6।
6 का स्क्वायर प्लस जीरो में जीरो को घटाओ तो कितना आया जीरो, जीरो का स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जीरो का स्क्वायर अगर 6 के स्क्वायर में जोड़ोगे तो 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट घटा तो कितना आ गया। तो इसका पैरामीटर मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 6 का। क्लियर है ये बात है। अब ऐसे ही इसका डिस्टेंस निकालो। ठीक, अब डिस्टेंस निकालना यहाँ भी है तो आप वैसे ही माइनस करते जाओ। ठीक, अब माइनस करो, जीरो में जीरो गया तो जीरो, जीरो का स्क्वायर करना है। और 8 में जीरो गया तो 8 का स्क्वायर करना है। अब जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो, जीरो को 8 का स्क्वायर से जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटा कितना आ गया 8। ठीक, उसी तरह इसका डिस्टेंस निकालो। चलो, अच्छा जीरो में किसको घटाएंगे 6 को, तो जीरो में 6 को माइनस किया। ठीक है, जीरो माइनस 6 का स्क्वायर, और 8 में जीरो को घटाया तो 8 माइनस जीरो का स्क्वायर। अब देखो इधर, अब क्या है, जीरो में माइनस 6 गया तो माइनस 6 का स्क्वायर ही होगा, प्लस 8 में जीरो गया तो 8 का स्क्वायर होगा। अच्छा एक बात बताओ, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 36, प्लस का प्लस 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 64, दोनों को जोड़ा 36 प्लस 64 कितना हो गया 100। अरे कितना हो गया 100, कितने का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट गया कितना आ गया 10। तो इनडायरेक्टली ये वाला जो साइड है वो 10 का है। ठीक है, अब पेरीमीटर बोला तो बाउंड्री लाइन पे क्या लगाना है चक्कर लगाओ। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 6, प्लस यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 10, तो 6 प्लस 10 कितना हो गया 16, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 8, 16 प्लस 8 24, तो पैरामीटर कितने का हो गया 24। कहीं ऑप्शन में है क्या 24। हाँ जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an इक्वल टू 3n प्लस 2। अब देखो an इक्वल टू कितना दे रखा है 3n प्लस 2, ये 9th नंबर क्वेश्चन है ना। और आगे क्या बोला, कॉमा देन कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, और आपको पूछ रहा है एपी का कॉमन डिफरेंस। अब सिंपल सी बात, जब भी आपको एन दे रखा हो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जब भी आपको एन मतलब एन टर्म दे रखा हो और कॉमन डिफरेंस पूछे तो एन के साथ जो मल्टीप्लाई होता है ना वही अपने आप में डी होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो बताओ एन के साथ कितना मल्टीप्लाई है 3, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 3। कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ 9th का ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AB पैरेलल DC। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल की, किसकी बात कर रहा है क्वाड्रिलेटरल की। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, कुछ भी रफ स्केच बना दो यार। अब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या बोला, AB पैरेलल DC। AB जो है ये वाला AB जो है ना AB, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है डीसी के। किसके पैरेलल है डीसी के। आगे क्या बोला, आगे क्या बोला वो सुनो। आगे बोला एंड PQ पैरेलल AB, एंड PQ पैरेलल AB, और PQ जो है वो किसके पैरेलल है, PQ किसके पैरेलल है, PQ जो है वो पैरेलल है AB के। तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक लाइन लिया PQ। ठीक है, PQ जो पैरेलल है किसके AB के, मतलब ये भी लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। देखो AB DC के पैरेलल और AB PQ के पैरेलल, मैंने क्या कहा AB DC के पैरेलल AB PQ के पैरेलल, तो तीनों ये और ये आपस में पैरेलल। ठीक, आगे की कहानी क्या है वो सुनो, आगे की कहानी क्या है वो सुनो। सच दैट AP इक्वल टू एक्स, PD इक्वल टू एक्स माइनस टू। AP जो है ना AP ये x है, PD x माइनस टू है। आगे क्या बोला, आगे बोला बी क्यू एक्स प्लस टू और सी क्यू एक्स माइनस वन। बी क्यू जो है वो एक्स प्लस टू है और सी क्यू एक्स माइनस वन है। और आगे क्या बोला, आगे बोला कॉमा देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, बोल रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। देखो यार ध्यान से सुनना, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर तीनों के तीनों साइड, ये साइड और ये साइड, ठीक है, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर तीन लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल चले, तीन लाइन एक दूसरे के पैरेलल चले, फिर से सुनो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइंड में सेट कर लो। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर तीन लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल चले तो ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना जो अनदर साइड होता है, जो नॉन पैरेलल साइड होता है वो रेशियो में डिवाइड हो जाता है, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है। फिर से बोलूं, फिर से बोलो ध्यान से सुनना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर तीन लाइन पैरेलल हो
तो जो नॉन पैरेलल साइड होता है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है ये बातें? मतलब ये है मतलब ये है कि डीपी ऊपर से ले लो नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, डीपी अपॉन में एक्स, सॉरी 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 सॉरी, डीपी अपॉन में एपी बराबर होगा सी क्यू अपॉन में किसके किसके बी क्यू के। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा डीपी कितना है? डीपी जो है वो x-2 है, डीपी की जगह रख दिया x-2। अच्छा अपॉन का अपॉन, एपी कितना है x, एपी की जगह रख दिया x। सी क्यू कितना है x-1, सी क्यू की जगह x-1 अपॉन बी क्यू कितना है बी क्यू x+2, x+2। अब एक बच्चा यहां से क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेगा। मैं कहता हूं नहीं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से उठाकर पुट करो। ठीक है, ऑप्शन से उठाकर मतलब ये कि यहाँ से ऑप्शन में आपके पास चार ऑप्शन है ना, ए बी सी डी, ये जो चारों चारों है वो किसकी वैल्यू है, एक्स की, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही फाइंड करने बोला है ना। इसको उठा करके एक्स की जगह पुट करो, अगर वो सेटिस्फाइड कर गया तो वो ऑप्शन है, वरना नहीं। जैसे ऑप्शन बी, बी में कितना दे रखा है 2, अब 2 पुट करते हैं यहाँ से। कितना पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं, किधर चला गया रे, हाँ, कितना पुट करते हैं 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 - 2 और x की जगह 2 इक्वल टू एक्स की जगह 2 -1, एक्स की जगह 2+2। अब देखो 2 में 2 गया, 0/2, क्या 2 में 1 गया, 1/2 + 2 4। क्या किसी नजरिए से ये बराबर लग रहा है? नहीं, मतलब भैया बराबर नहीं है, मतलब ये जो ऑप्शन है आपका बी नंबर वो गलत है। ठीक, ए नंबर पुट करें, एक कितना है 4, ए कितना है 4, चलो 4 पुट करता है, यहाँ पे रखो 4, चलो 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 4 पुट करो, एक्स की जगह 4 माइनस में 2, एक्स की जगह 4 इक्वल टू एक्स की जगह 4 -1, एक्स की जगह 4+2। अच्छा 4 में 2 गया तो 2 बटे में 4, अच्छा 4 में 1 गया 3 अपॉन में 4+2 6। अब इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अच्छा ये आ गया, इधर काट करके ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 इक्वल टू ऊपर 1 नीचे 2, 1/2। क्या ये बराबर है? अगर बराबर है तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है, सही है, मतलब ए इज योर राइट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक एक एक चीजें बड़े ही डिटेल में क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सुनो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ sin x इक्वल टू 1/√2 एंड cos y इक्वल टू 0, कॉमा देन द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स इज। अच्छा sin x की वैल्यू दे रखी है भाई, कितना दे रखा है 1/√2। तो ध्यान रखना, अगर इधर साइन का फंक्शन है तो आपको ये सोचना है कि साइन में 1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू है। सबको पता है साइन में 1/√2 45 डिग्री की वैल्यू है। अच्छा एक बात बताओ, साइन किसके बराबर, साइन के, तो एक्स की जगह क्या लिखा है 45, मतलब एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है ये बात है? अच्छा आगे बोला एंड कॉस वाई इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, कॉस वाई इक्वल टू कितना है 0, तो ये सोचो 0 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, सबको पता है, जग जग को पता है कि ये कॉस 90 की वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है ना। कॉस किसके बराबर, कॉस के, तो वाई इक्वल टू 90 डिग्री, वाई इक्वल टू 90 डिग्री। आपको क्या निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स इज, वाई माइनस एक्स की वैल्यू बताना है भाई, वाई माइनस एक्स, और वाई 90 डिग्री, वाई की जगह 90 डिग्री, माइनस माइनस एक्स कितना है 45 डिग्री, एक्स की जगह 45 डिग्री। अच्छा 90 में 45 किया तो कितना आया 40, ये हमारा आंसर है। कहीं ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट्स तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में चले। इन आ ट्राइंगल इन, सॉरी इफ भी है क्या, इफ इन ट्राइंगल्स एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, comma AB upon PQ equal to 5/4 and perimeter of triangle PQR equal to 16, then perimeter of triangle ABC is। देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनना। एक ट्राइंगल है भाई, ठीक, जिसका नाम है ए बी सी, और इसी टाइप का दूसरा ट्राइंगल है भाई जिसका नाम है पी क्यू आर। और क्वेश्चन में बोला दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है।
और ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो दोनों के पैरीमीटर का रेशियो पूछा है। पैरीमीटर ऑफ, रेशियो नहीं पूछा है, इनडायरेक्टली आपको ट्राइंगल एबीसी का पैरामीटर पूछा है ना। क्या पूछ रहा है? एबीसी का पैरामीटर। क्वेश्चन में यही बोला ना, क्वेश्चन में कहाँ है? हाँ, क्वेश्चन में बोला ना, देन द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज, देन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज। ठीक है, अब देखो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये निकालने का तरीका क्या है। देखो, ध्यान रखना कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों के जो पैरामीटर होते हैं वो साइड के रेशियो के बराबर होते हैं। मैंने क्या कहा? जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो दोनों के ट्राइंगल का पैरामीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और नीचे लिख दिया पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल के पैरामीटर का जो रेशियो है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। अब ये बताओ साइड में दिया क्या है? साइड में ए बी और पी क्यू दे रखा है ना। तो ये किसके बराबर होगा? ए बी अपॉन पी क्यू के। और हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग साइड ही लेना, जो जो मर्जी वो मत उठा लेना। ए बी के सामने कौन है? पी क्यू, तो इसीलिए ए बी अपॉन पी क्यू लिया। ठीक है ना। अच्छा, ए बी सी, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेट कर लेते हैं एक्स। मान लूँ क्या? चलो एक्स मान लिया। अपॉन ट्राइंगल ऑफ, सॉरी, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है? पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 16, और ए बी अपॉन पी क्यू 5/4। तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 16 और ए बी अपॉन पी क्यू 5/4 है ना। अच्छा, 4 से 16 कटा कितने बार में? ठीक है, 4 बार में। 4 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो बताओ 5 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 5 × 4 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। मतलब एक्स किसको माना था? पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आ गया? 20। कोई दिक्कत है क्या? तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी 20 सेंटीमीटर आ गया। देखो ऑप्शन का है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इफ अ कॉर्ड सबटेंड एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब एक कॉर्ड है भैया, ठीक है ना, ये कॉर्ड है और सर्कल का ये सेंटर है। सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ये 50 डिग्री बना रहा है, ठीक ना। ये कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 50 डिग्री। कॉमा, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड इज। बोल रहा है कि कॉर्ड के एंड पॉइंट से, कॉर्ड के एंड पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। कॉर्ड का एंड पॉइंट ये है, कॉर्ड का एंड पॉइंट, अरे ये क्या है? कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड का ये वाला क्या कहलाएगा? एंड पॉइंट। यहाँ से एक टेंजेंट इधर खींचा, एक टेंजेंट इधर खींचा, और बोल रहा है कि जहां पे टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन में यही बोला ना। क्वेश्चन में क्या बोला? देन द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड इज। बोल रहा है कॉर्ड के एंड पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हो, ठीक है ना, जो आप टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हो वो टेंजेंट कितना, उन वो जो टेंजेंट है उनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा है। क्लियर है ये बात है? फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन कह रहा है कॉर्ड के सामने जो एंगल है सेंटर पे वो 50 डिग्री है। कॉर्ड के एंड से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कितने डिग्री का है ये फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल सर्कल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, सर्कल के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि सर्कल का सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉन किया गया है वहां पे जो एंगल बनता है इन दोनों एंगल का सम कितने का होता है? 180 का। तो अगर इस एंगल को हम x मानते हैं तो x और 50 मिल करके कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50 इक्वल के इधर गया -50। तो 180 डिग्री में आपको माइनस करना है 50 डिग्री। 180 में 50 गया तो कितना बचा? 130 डिग्री। तो दो टेंजेंट के बीच में एंगल कितने का बनेगा? 130 डिग्री का। 130 डिग्री कहीं ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन बी जो राइट आंसर। क्लियर है ये बात है? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 10 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4k इज 4, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अरे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स
+4k का एक जीरोस दे रखा है। एक जीरोस का मतलब होता है कि x की वैल्यू, जब x के जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये जो 4 पुट करेंगे ना, तो ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर देगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको x की वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब इसको इक्वेशन में चेंज किया, इक्वल टू 0 लिया। x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम? 4, क्योंकि 4 इसका 0 है, तो पुट कर दो जहां जहां x है वहां 4। तो पुट x इक्वल टू 4, तो यहाँ x है, यहाँ 4 पुट किया, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस k और x के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, x की जगह 4 प्लस 4k इक्वल टू क्या हो गया? 0। 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4 16, प्लस k इंटू 4 4k, प्लस में 4k इक्वल टू कितना हो गया? 0। 4k प्लस 4k 8k। अच्छा, 16 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया माइनस, 8 से 16 कटा 2 बार में, तो k बराबर कितना आ गया? -2। और हमें k की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, बोला था ना, देन द वैल्यू ऑफ k ईच। तो k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है, तो आंसर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। इन द फिगर, जो ये फिगर दे रखा है, इस फिगर की बात हो रही है। इफ सी डी इक्वल टू 30 मीटर, कॉमा, देन द लेंथ ऑफ ए बी इज इज। अच्छा, सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं ना हम। इधर अगले पेज में बना, चलो। हो हो हो, जिंदगी बड़ी प्यारी चीज है भाई। अच्छा, फिलहाल 30 डिग्री 60 डिग्री यही था ना? 30 डिग्री 60 डिग्री, ए बी सी डी, ठीक है ना। ये था ए, ये था बी, ये था सी, और ये था डी। ठीक, और कुछ दे रखा है? और क्या दे रखा है? सी डी 30 का और ए बी निकालना है ना। ये जो सी डी है ये 30 का है, और आपको ए बी निकालना है। बहुत सिंपल सी लॉजिक है भाई, बहुत सिंपल सी लॉजिक, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें। कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक। और 30 डिग्री के सामने वाला 1 होता है, ये √3 होता है। ध्यान रखना, जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा कहाँ पे पता है? चैप्टर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। 30 डिग्री के सामने वाला 1, ये √3 और ये 2 होता है, ठीक। दूसरा, अगर 45 डिग्री एंगल, तो 45 डिग्री के सामने वाला 1, ये 1 और ये √2 होता है। अगर कभी ये एंगल 60 डिग्री हुआ, कितना डिग्री हुआ? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हुआ, तो 60 डिग्री के सामने वाला √3, ये 1 और ये 2 होता है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, मेरी बात को गौर करना, इस ट्राइंगल को गौर करो। गौर किया? ठीक, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 का बन ही रहा है, बन रहा है ना। अच्छा, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और मैंने क्या कहा था? 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? 1 होता है। 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? 1 होता है। और अगर 30 डिग्री, ध्यान से सुनना मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। 30 डिग्री के सामने वाला 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला 2 होता है। तो 30 डिग्री के सामने ये क्या दे रखा है? 30। 30, ध्यान से सुनना, 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? 1। और 30 डिग्री के सामने वाला कितना दे रखा है? 30। मतलब 1 जो है वो किसके बराबर है? 30 के। समझ में आ गया? 30 डिग्री के सामने वाला 1 होता है, 30 डिग्री के सामने वाला 30 है, तो एक बराबर कितना हो गया? 30। अच्छा, अगर मुझे कल ये बोल देता फाइंड करना, ये फाइंड करना, ठीक है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये एक बराबर 30, तो एक का डबल 2 होता है, तो 30 का डबल ये कितना हो जाता? 60 हो जाता। तो अगर 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला ये फाइंड करने को कहता, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये 60 हो जाता, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग चीजें निकालना सीखो, ताकि अगर पेपर में कभी भी कुछ भी पूछे तुम निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें जरूरत कौन सी है? नीचे वाले की। किसकी जरूरत है? नीचे वाले की। तो सोचो, अगर ये एक है, तो ये √3 है, √3 के आगे कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। तो ये एक, तो ये एक √3, ये 30, तो ये 30 √3। तो नीचे वाला यहां से यहां तक ये 30 √3 है, पहली बात तो, ठीक।
अब 60 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, 60 डिग्री वाले पे। 60 डिग्री के सामने वाला 30 है, 60 डिग्री के सामने वाला 30 है, 60 डिग्री के सामने वाला √3 है, और ये कह रहा है सामने वाला ये किसके बराबर है, 30 के। ठीक। अब एक मुद्दे वाली बात ये है, मुद्दे वाली बात ये है कि यहाँ √3 है लेकिन यहाँ √3 नहीं है, तो परकट करवाओ। √3 नहीं है तो क्या करवाएंगे, परकट। यहाँ √3 मल्टीप्लाई किया, √3 डिवाइड किया, प्रकट हो गया। अब सोचो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमने √3 मल्टीप्लाई किया, √3 डिवाइड किया, क्लियर है ये बात है। अब √3 के आगे कुछ नहीं, सबका मालिक एक, तो ये √3 के बराबर, तो √3 के बराबर, तो एक बराबर कितना हो गया, 30/√3। अब देखो 30/√3, तो ये एक है, तो एक जो है वो 30/√3 के बराबर हो गया, और एक का डबल 2 होता है, तो 30/√3 का डबल कर दो, तो 30 का डबल कितना हो गया, 60, 60/√3। अगर 90 डिग्री के सामने वाला पूछे तो 60/√3 होगा। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री ये है हमारा, अगर इसके सामने ये पूछता तो ये हो जाता 60√3, लेकिन हमें पूछा कौन सा है, नीचे वाला, और नीचे वाला कितना है, 30/√3। 60 डिग्री के सामने वाला 30/√3। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, 60 डिग्री के सामने वाला 30/√3 गुने √3 होता है, ठीक है ना। ठीक, तो नीचे वाला कितना होगा, 30/√3, 30/√3। उम्मीद है समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने, आया रे, आ गया समझ में, कोई डाउट्स तो नहीं है ना। तो ध्यान रखना, एक बार और रिपीट कर दो। देखो, मैंने क्या कहा था, 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, सामने वाला √3, ये एक और ये दो होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया था, 60 डिग्री के सामने वाला हमें कितना दिया था, 60 डिग्री के सामने वाला हमें 30 दिया था, और क्वेश्चन के अनुसार हम जानते हैं 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है, कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या जानते हैं, 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है, और क्वेश्चन में दिया 60 डिग्री के सामने वाला 30 दिया है ना। तो मतलब 60 डिग्री के सामने वाला जो हम कॉन्सेप्ट के अनुसार 30 होता है, और क्वेश्चन में दिया 60 डिग्री के सामने वाला 30 है, मतलब √3 जो है वो 30 के बराबर है। लेकिन एक गड़बड़ है, यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं है, तो हमने कहा यहाँ √3 मल्टीप्लाई करो तो √3 डिवाइड। अब बताओ, एक के आगे कुछ नहीं तो, सॉरी √3 के आगे कुछ नहीं तो एक, तो यहाँ √3, यहाँ √3, √3 के बराबर, तो एक बराबर कितना हो गया, 30/, अगर ये एक है तो नीचे वाला एक, तो ये 30√3 है, √3 के आगे कितना है, 30√3, तो नीचे वाला 30 रूट। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब करें क्या, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इन दोनों को हमें ए बी का लेंथ निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों को प्लस कर दो, 30√3 प्लस 30/, रूट, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार जो भी करेंगे, है ना। अच्छा, ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं, चलो देख लिया। अच्छा, 30√3 को छोड़ दो, छेड़ो बीच मत, ये जो 30 है ना, 30 इसको तोड़ दो। अच्छा, नीचे रूट में कितना है, 3, रूट में कितना है, 3, तो देखो कि ऊपर वाला 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ, कितने ही बार में, 10 बार में, मतलब 10 के टेबल में 30 आता है 3 बार में, क्लियर है। और नीचे √3, आपको पता है √3 से 3 कटता है, बचता कितना है, √3, ये तो पता है ना। नहीं पता है तो ये भी सीख लो, सीख लो, काम की बातें बता रहा हूँ। अगर 3 लिखा है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, क्यों भैया, स्क्वायर से रूट कटा तो वापस 3 आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी ने 3 लिखा है तो इसे लिखते हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। अच्छा, कल जाके किसी ने लिखा 3/√3, 3 तो 3 को क्या लिखते हैं, √3 इंटू √3, तो 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, अपॉन में √3, अपॉन में √3, √3 से √3 काट दिया, बचा कितना, √3 बचा ना, तो आप डायरेक्ट काटो ना, डायरेक्ट काटो ना, तो √3 से 3 कटा, बचा कितना, ठीक है, तो √3 से 3 कटा, बचा कितना, √3, तो ये हो गया 30√3 प्लस 10 इंटू √3, 10√3। अच्छा, 30√3 प्लस 10√3 कितना हो गया, 40√3, और ये हमारा फाइनल कहीं है क्या, 40√3, देखो तो ऑप्शन सी इज जो राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। देखो यार, मैं आपको टाइम दे करके एक एक चीज को समझा रहा हूँ, क्यों पता है, ताकि अगली बार आपको टाइम ना लगे। समझ में आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस
सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो इज वन, ठीक है, कॉमा देन अदर रूट इज, अरे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो का एक रूट दे रखा है और एक रूट क्या है, वन है, और दूसरा रूट फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले आप x के जगह वन पुट करके a की वैल्यू निकाल लो, दूसरा रूट बाद में फाइंड करेंगे। पुट करो भाई, x इक्वल टू वन, यहाँ रखा, वन का स्क्वायर प्लस ए और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, x की जगह वन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन, और a बन जा a प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब बताओ a, वन प्लस सिक्स कितना हो गया, सेवन इक्वल टू जीरो, प्लस सेवन उधर गया तो माइनस सेवन, ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस सेवन, ए की वैल्यू माइनस सात। अब ए की जगह यहाँ पुट कर दो तो इक्वेशन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, प्लस ए की वैल्यू माइनस सेवन, ए की जगह माइनस सेवन, एक्स का एक्स, और प्लस में सिक्स इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एक्स स्क्वायर देखो, प्लस इंटू माइनस, माइनस सेवन एक्स का, सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, पहला रूट कौन था इसका, पहला रूट कौन था, एक्स इक्वल टू वन, प्लस वन इक्वल के उधर गया तो एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, एक्स माइनस वन इसका, तो पहला फैक्टर क्या हो गया, एक्स माइनस वन। क्लियर है ये बात है, जो बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्स माइनस वन इसका क्या हो गया, पहला फैक्टर, क्या हो गया पहला, एक्स माइनस वन इसका क्या हो गया, पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर निकालना है ना, क्योंकि फैक्टर ही हमें पहला रूट दे रहा है। देखो, या तो आप बोलो कि रूट हमें फैक्टर दे रहा है, या एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो को जब सॉल्व करोगे माइनस वन उधर जाएगा प्लस वन, तो हमें रूट मिलेगा। तो रूट से फैक्टर बना लो या फैक्टर से रूट बना लो, बात एक ही है, ठीक, ध्यान से सुनना। तो पहला फैक्टर मिल गया, अब क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए बहुत सिंपल काम करेंगे, बहुत सिंपल काम, बहुत सिंपल काम। सिंपल काम क्या करेंगे वो सुनो, सिंपल काम ये करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड कर दो, पहला वाला टर्म क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो एक्स से, तो एक्स से स्क्वायर कटा तो क्या आया, एक्स, जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ भरते जाना। और ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट है ना, इसको कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। तो सिक्स को किससे डिवाइड करेंगे, माइनस वन, सिक्स को किससे डिवाइड करेंगे, सिक्स को डिवाइड कर दिया माइनस वन से, नीचे माइनस लगाओ या ऊपर कोई फर्क पड़ता, तो माइनस सिक्स वो अपॉन वन को ही माइनस सिक्स कहते हैं, तो यहाँ माइनस सिक्स। तो दूसरा फैक्टर कौन हो गया, एक्स माइनस सिक्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था दूसरा फैक्टर मत निकालो, अदर रूट निकालो। तो रूट कौन देगा, ये सेकंड वाला फैक्टर ही देगा। तो एक्स माइनस सिक्स बराबर ले लो जीरो, माइनस से उधर गया तो प्लस टू, तो दूसरा रूट कौन हो गया, एक्स बराबर सिक्स। कहीं है क्या, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं और इसको हटाते हैं, पहले साफ करते हैं ये कीड़ा, ये कूड़ा हमने साफ कर दिया, कूड़ा है क्या नहीं यार, काम की चीज थी, इधर देखो फिलहाल, कोई नहीं। अच्छा सुनो, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है, मॉडल मतलब, ठीक है, मोड की बात कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो जो मॉडल क्लास है उसका अपर लिमिट, और जो लोअर लिमिट है किसका, मीडियन क्लास, ठीक है। और वो आपको क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग डाटा, मतलब इस डाटा से निकाल लेना है। और आगे क्या बोला, अच्छा डिफरेंस क्वेश्चन में तो बोल ही रखा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास दे रखा है उसका अपर लिमिट, एंड द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास फॉर द फॉलोइंग डाटा इज, मतलब जो अपर, जो मॉडल क्लास दे रखा है उसका अपर लिमिट, और जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट, बोल रहा है उसका डिफरेंस क्या होगा इस डाटा के लिए। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा एक लॉजिक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले मॉडल क्लास पता करना है, मॉडल क्लास है क्या। मॉडल क्लास में निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, ये बताओ ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है या फिर सीएफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है भैया, कैसे पता, क्योंकि क्योंकि पता इसलिए है, फ्रीक्वेंसी हमेशा छोटा बड़ा मिक्स होता है, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, ये फ्रीक्वेंसी है। और इसमें सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वही अपने आप में क्या है, मॉडल, जो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, वही अपने आप में मॉडल क्लास दे रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 17 है, 17 का 17 कौन से क्लास में आता है, 20 से 30, तो यही आपको देगी, यही क्या है आपका मॉडल क्लास, और यही मॉडल क्लास आपको देगी
बेसिकली अपर लिमिट क्या देगी, अपर लिमिट। तो अगर ये मॉडल क्लास है तो इसमें 20 और 30 में सबसे बड़ा वाला लिमिट कौन है, 30। अपर लिमिट कितना हो गया मॉडल क्लास का, 30। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए मीडियम क्लास का। अब मीडियम क्लास निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले सी एफ निकालो भैया। ठीक है, सी एफ निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा सी एफ। देखो, अब सी एफ निकालने का तरीका पता है, ये टू है, टू, ओ ये टू है, टू। इस क्लास का निकालना है, इन दोनों को सम करो, 2 + 5 कितना हो गया, 7। और यहाँ निकालना है तो इन सबको प्लस करो, इन दोनों को प्लस करने पे 7 आ चुका है। 7 + 17 कितना होता है, कितना होता है, 24। अब इसका निकालना है तो इन सबको प्लस करो, तो यहाँ तक प्लस करने पे 24 आ चुका है, तो सीधा 10 से प्लस करो। 24 + 10 कितना हो गया, 34। और 34 + 16 50, है ना। अब 50 निकल गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सुनना ध्यान से, ध्यान से। अब ये जो 50 निकला ना, ये बेसिकली एन की वैल्यू निकला, क्योंकि अपने आप में एन क्या होता है, एन अपने आप में सिग्मा एफ आई होता है, पता है ना। और सिग्मा एफ आई क्या होता है, जो सी एफ के लास्ट क्लास में वैल्यू होता है उसी के बराबर होता है। तो इनडायरेक्टली ये कितना हो गया, 50, मतलब एन की वैल्यू 50 है, तो आपको n/2 निकालना है। 50/2, 2 से 50 घटा, 25 मार में कितना हो गया, 25। अब 25 से जस्ट बड़ा सी एफ कौन सा है, 25 से जस्ट बड़ा सी एफ कौन सा है, 34। और 34 कौन से क्लास की बात कर रहा है, किस क्लास में आता है, 30 से 40, तो यही हमारा मीडियम क्लास है। और हमें क्या लेना था, हमें बेसिकली लेना था, हमें बेसिकली क्या लेना था, हमें बेसिकली लेना था लोअर लिमिट मीडियम क्लास का। तो अगर ये मीडियम क्लास है तो इसका लोअर लिमिट कौन है, 30। ठीक है, तो अपर लिमिट मॉडल क्लास का 30 हो गया, लोअर लिमिट मीडियम क्लास का 30 हो गया, और डिफरेंस बोला तो 30 में 30 घटा दो, तो 30 में 30 गया तो कितना बचा, 0। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया 0, है ना। तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये हो गया 0, क्लियर है ये बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। इन अ बॉक्स देयर आर कार्ड, देयर, ध्यान से सुनना, इन अ बॉक्स देयर आर नंबर कार्ड्स 1 to 100। एक बॉक्स में कार्ड रखा है भैया, और उस पे सारे सारे कार्ड पे नंबर लिखा गया है 1 से लेकर 100 तक, मतलब 100 कार्ड है और 100 तक नंबर लिखा गया है। आ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, और आंख बंद करके एक कार्ड निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ऑन कार्ड। देखो, आपको बोल रहा है कि उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और का मतलब या वो परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, सबसे पहले एक से लेकर 100 तक के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं। एक 1 होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक 1 होता है। हाँ हाँ, गुस्से आ जाते हो, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। और हमें यहीं तक जाना है भाई, ठीक है ना, 1 से 100 तक ही बात करना, उससे ज्यादा बात नहीं करना। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब क्यूब की बात कर लेते हैं, परफेक्ट क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और हमें 100 के आगे नहीं जाना, तो इसकी बात नहीं करेंगे। अब बताओ, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट क्यूब है। अगर ध्यान से सुनना, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोले तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, मतलब 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 1 से 100 तक कितने परफेक्ट क्यूब है, देखो, 1, 2, 3, 4, 4 परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब क्या करोगे, 10 और 4 को जोड़ दोगे, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लगाया है, और और का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है। मतलब जैसे देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में भी 1 आ रहा है ना, जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। और परफेक्ट क्यूब में भी 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही आता है। तो दोनों में आ रहा है ना, तो इसको एक बार ही लिखना है, इसको सिंगल कंसिडर करेंगे, एक से ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। उसी तरह देखो ध्यान से,
8 का स्क्वायर कितना आ रहा है 64। और उसी तरह देखो 4 का क्यूब कितना आ रहा है 64। तो इन दोनों को ये 64 ये 64 सिंगल कंसिडर्ड हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखो अब नंबर काउंट करो। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। और ये वाला और ये वाला 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर है कितने 12। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 12 ऊपर और टोटल नीचे कितने 100। काट दिया। कितने के टेबल में 2 के टेबल में 12 6 बार में। अब 100 50 बार में। 2 के टेबल में 6 3 बार में। और 50 25 बार में। ठीक है 3/25 ये कटेगा नहीं। कहीं है क्या 3/25। नहीं 3/25 तो दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं है भाई। बोल ही जाओ ऑप्शन गलत है इसके सारे। ठीक है फिलहाल आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन लास्ट 2 क्वेश्चन उसके बाद आज की क्लास वाइंड अप करते हैं है ना। असर्शन रीजन क्या कह रहे हैं वो सुन लो। In question number 19 and 20, comma, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Full stop choose the correct option. 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा पहला ऑप्शन क्या है both assertion A and reason R are true and reason is correct explanation of assertion A. B नंबर दे रखा है both assertion A and reason R are true and reason is not correct explanation of assertion. C ऑप्शन है assertion is true but reason is false. assertion और D ऑप्शन है assertion is false but reason is true. अब देखते हैं 19 नंबर क्या कह रहा है। देखो द एचसीएफ ऑफ 28 49 एंड 91 इज 7। बोल रहा है कि 28 49 और 91 का जो एचसीएफ है वो 7 है। करके देख लेते हैं। ये अगर इसको ब्रेक करें तो 2 × 2 × 7 में आएगा। ठीक इसका ब्रेक 7 × 7 होगा और इसका ब्रेक 7 × 13 होगा। तीनों में कॉमन कौन है तीनों में कॉमन 7 है मतलब एचसीएफ क्या होगा 7। मतलब भैया एसर्शन ट्रू। ठीक है ये सही है। ठीक रीजन HCF of two or more number is product of least power of common prime factor of the number। ये तो सीधा का सीधा थ्योरम है। ठीक है ना चैप्टर 1 का। तो ये भी तो ट्रू ही है। तो असर्शन भी ट्रू रीजन भी ट्रू। ठीक है अब ये चेक कर लेना है क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि HCF ऑफ टू और मोर नंबर इज जो HCF होता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर का इज द प्रोडक्ट ऑफ। बोल रहा है वो प्रोडक्ट है द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है जो सबसे कम पावर वाले नंबर तीनों में कॉमन है उसका। सिंपल सी बात तीनों में जो अगर सोचो कल कोई नंबर दे देता 7 का पावर 2 × 3 का 3 का पावर 5 और कोई नीचे लिख देता 7 × 3 का पावर 2 और बोलता है एचसीएफ निकालो। तो दोनों में क्या करते हैं सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं और कॉमन ढूंढ करके दोनों का मिनिमम पावर देखते हैं। तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। 7 का पावर 2 यहाँ 7 का पावर कुछ नहीं है 1 है। तो दोनों में तो 7 है लेकिन मिनिमम पावर कितना है 1। तो कॉमन क्या जाएगा 7 का पावर 1। यहाँ भी 3 3 है लेकिन ऊपर 5 है नीचे 2 है। तो कॉमन क्या जाएगा 2 3 का पावर 2 क्योंकि भैया मिनिमम पावर तो 2 ही है ना। तो वही कहना चाहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक तो यहाँ असर्शन और रीजन क्या है दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट। अच्छा 20 नंबर क्लास मार्क इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। हाँ सही बात है भाई। क्लास मार्क जो होता है वो मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का। ठीक अच्छा क्लास मार्क रीजन में क्या दे रखा है क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ऐसे ही निकलता है क्लास मार्क ये भी पता है। ठीक और असर्शन भी ट्रू रीजन भी ट्रू और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका भी ऑप्शन तो उम्मीद है कि आज की क्लासेस में जो हमने सेक्शन 1 कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक एक बात अच्छे से पल्ले पड़ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्शन बी की बात करेंगे फिर सेक्शन सी उसके बाद सेक्शन डी और ई एक साथ करेंगे है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।